नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे रूसी क्रांति के बारे में। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 है। पाठ 2 रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 22 सेकंड का चैप्टर है, दूसरा अध्याय और रूसी क्रांति। हम रूसी क्रांति के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। अब देखो, जिसमें ये बताया गया है कि रूस के सबसे पिछड़े औद्योगिक, यानी रूस के अंदर सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। यानी रूस कैसा था? औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर पिछड़ा हुआ देश। रूस औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ देश। कैसा देश था ये? रूस औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ देश था। ठीक है, लेकिन रूस में ये समाजीकरण, यहाँ जो स्थापित हुआ समाज का एकीकरण, यानी समाजीकरण उलट गया। मतलब यहाँ एक नई स्थापना की गई। उद्योगों के अंदर पिछड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ समाजीकरण की स्थापना होती है। और ये समाजीकरण का जो प्रारंभ होता है रूस के अंदर, वो कब होता है? 1917 में। कब से प्रारंभ होता है? 1917 के अंदर। 1917 की अक्टूबर क्रांति। 1917 की कौन सी क्रांति? अक्टूबर क्रांति। इसको क्या कहते हैं? 1917 की अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता। समाजीकरण की जो नींव डली है, समाजीकरण जो प्रारंभ हुआ था, वो कब से हुआ था? 1917 की रूसी क्रांति के साथ में। वो रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। मतलब रूस की सत्ता पर समाजवादियों का अधिकार। रूस की सत्ता पे क्या हो गया? समाजवादियों का अधिकार प्रारंभ हो गया। मतलब रूस की सत्ता पर समाजवादियों का अधिकार क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब 1917 में राजशाही का पतन। 1917 में क्या किया जाता है? समाजवादियों ने अधिकार कर लिया, तो 1917 में राजशाही का पतन कर देते हैं। यानी 1917 में राजशाही का पतन कर देते हैं। कौन पतन कर देते हैं? ये रूस के समाजवादी लोग। वहां समाजवाद की स्थापना होती है और राजशाही का अंत कर दिया जाता है। और राजशाही का जो अंत किया गया था, अक्टूबर में किया गया था, और इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी राजशाही का जो पतन हुआ था 1917 में, इसे रूसी क्रांति कहते हैं, और इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसमें कहीं प्रश्न ऐसे निकल के आते हैं, ऐसा कैसे हुआ? मतलब ये घटना जो घटित हुई, तो ये कैसे घटना घटित होती है? और क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? मतलब रूस जब क्रांति हो रही थी रूस के अंदर, तो उसमें क्रांति के दौरान रूस के जो हालात हैं, राजनीतिक व सामाजिक हालात कैसे थे? ऐसे प्रश्न कहीं अपने जहन के अंदर उभर के आते हैं, और उसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि इन सवालों का जो जवाब है ढूंढने के लिए हमें बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेहनत से तात्पर्य इसके अध्ययन की आवश्यकता है, और अध्ययन हमें करने के पश्चात ही ज्ञात होगा कि किस तरह से वहां पे समाजीकरण या समाजवादियों का अधिकार होता है, और समाजवादी लोग किस तरीके से समाज के लिए कार्य करते। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब रूसी साम्राज्य 1914, हम अध्ययन करेंगे रूसी साम्राज्य के बारे में 1914। ये सामान्य सी जानकारी थी। अब हम इसके जो डीपली जो बिंदु है उनका हम अध्ययन करते हैं। रूसी साम्राज्य 1914। रूसी साम्राज्य 1914
1914। अब 1914 में रूस और यानी 1914 में रूस और पूरे साम्राज्य पर किसका अधिकार था? जार निकोलस। 1914 में रूस पर जार निकोलस का अधिकार, जार निकोलस का अधिकार, यानी 1914 में रूस पर जार निकोलस का अधिकार स्थापित है। किसका अधिकार था? जार निकोलस का वहां पे अधिकार था। और जार निकोलस द्वितीय, कौन था ये? सेकंड। जार निकोलस द्वितीय का अधिकार था। तो वहां इसका अधिकार होने की वजह से वहां जो है उसने कई भू क्षेत्र पे अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था, जिसमें फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, ठीक है, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया इत्यादि जो क्षेत्र, बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें प्रमुख नाम है, और कई ऐसे क्षेत्र थे जिसपे क्या था? जार निकोलस द्वितीय का अधिकार वहां पे स्थापित था। ठीक है, अब इसी के साथ में क्या है कि रूसी साम्राज्य की ये सब क्या थे? अंग थे। ये सब क्या थे? रूसी साम्राज्य के अंग। अब रूसी साम्राज्य के जो अंग हैं, जिसमें फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया, लिथुआनिया और लातविया और पोलैंड, एस्टोनिया, आदि, ये क्या थे? रूसी साम्राज्य के अंग थे। और रूस का बहुत बड़ा साम्राज्य, यानी रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर तक, रूस साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ, यानी रूस साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था? प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। प्रशांत महासागर तक इसका क्या था? रूसी साम्राज्य का अधिकार था। ठीक है, लेकिन साम्राज्य के तहत, यानी इस साम्राज्य के तहत जो रहने वाले जो लोग हैं, इसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध, साम्राज्य में रहने वाले लोग कौन थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध, क्योंकि ये बौद्ध, यानी सभी समुदाय विशेष के लोग क्या करते थे? वहां रहते थे। इस तरीके से रूसी साम्राज्य 1914 और इसकी रूपरेखा है, जो वहां जो इस तरीके के लोग वगैरह निवास कर। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और समाज। रूस की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी और वहां का समाज कैसा था, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें रूसी जो अर्थव्यवस्था और समाज है, 19वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी, यानी 19वीं सदी की शुरुआत में जो रूस की जो आबादी थी वहां पे, यानी हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था व समाज। अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अर्थव्यवस्था और समाज में बताइए कि 20वीं सदी में, जो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की जो आबादी थी वो बहुत बड़ा हिस्सा, यानी रूस की आबादी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो क्या था कि किसमें लगा हुआ था? कहां पे था ये? कि वहां खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था।
ऐसे लिख सकते हैं इसको, अधिकांश लोग खेतीहर थे। मतलब अधिकांश लोग क्या थे, खेतीहर थे। खेती बाड़ी का काम उनके द्वारा किया जाता था। 85% जनता, कितने प्रतिशत, 85% जनता के कृषि कार्यों, अधिकांश लोग खेतीहर थे। 85% जनता कृषि कार्यों के अंदर क्या थी, संलग्न थी, यानी कृषि से संबंधित कार्य किया करती थी। और वहां फ्रांस, रूस, जर्मनी में खेती पर निर्भर, यानी फ्रांस, रूस और जो जर्मनी है वो किस पे आश्रित थे, ये खेती के कार्यों पे आश्रित थे। और वहां 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी, यानी खेती तो की जाती थी, लेकिन जो किसान जो जहां वहां की आबादी है, मतलब फ्रांस और जर्मनी की जो आबादी है वो 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी, यानी खेती, जर्मनी और फ्रांस के अंदर जो निर्भर जो आबादी थी खेती पे, वो कितने प्रतिशत थी, 40 से 50% जो आबादी थी वो खेती पे निर्भर थी, इससे ज्यादा खेती पे निर्भर नहीं थी। अब रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। रूस अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक देश, यानी रूस के द्वारा क्या किया जाता था, अनाज का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था, यानी रूस के द्वारा अनाज सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था। और किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी, यानी किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी अनाज वगैरह उपलब्ध करवाने का कार्य करते। जो अधिशेष बचता था उस अधिशेष को क्या कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता, बेच दिया जाता, जिससे किसान अपनी अर्थव्यवस्था चलाने का कार्य करते थे। ठीक है। और वहां जो है उद्योग बहुत कम, यानी उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्स, यानी जो उद्योग कम थे, उद्योग कम, वह सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ठीक है, मॉस्को, ये प्रमुख औद्योगिक इलाके, प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। मतलब उद्योग कम व सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके, यानी उस समय के सबसे प्रमुख औद्योगिक इलाकों के अंदर इनकी क्या थी, गिनती आती थी। वहां पे रूस के अंतर्गत। ठीक है। अब इसी के साथ में क्या था रूस के अंदर, कि वहां कारीगरों, कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर, यानी कारीगर, कारखाना, मजदूर संख्या बराबर थी। मतलब वहां जनसंख्या का क्या हो रही थी, कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या भी क्या होने लग गई थी, वहां बराबर होने लगी थी। ये कब की घटना है, 1900 तक की ये घटना के बारे में बताया गया कि वहां इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। और ज्यादातर जो कारखाने थे, अधिकतर जो कारखाने थे, अधिकांश कारखानों पर निजी स्वामित्व था।
मतलब अधिकांश कारखानों पर निजी स्वामित्व था, यानी कुछ ही व्यक्तियों का उन पे क्या था, अधिकार था, निजी संपत्ति थी। और मजदूरों को क्या दी जाती थी, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी कम देते, कार्य अधिक करना, कार्य क्या करना पड़ता था, अत्यधिक करना पड़ता था, मजदूरी कम देय होती थी। इस तरीके की स्थितियां थी। फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे और वहां जो मजदूर मालिक वगैरह हैं वो क्या करते थे, फैक्ट्रियों पे नजर रखने का कार्य करते थे। और जो पाली के जो घंटे होते थे प्राय वो 15 घंटे तक, यानी एक पाली का जो घंटा है वो कितना होता था, 15 घंटे तक कार्य करवाया जाता था। इस तरीके से शोषण किया जाता था और उनको मजदूरी के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता था, केवल नाम मात्र की मजदूरी हुआ करती थी। सामाजिक स्तर जो है, सामाजिक स्तर भी मजदूरों के बटे हुए थे, मजदूर एक नहीं थे और उनका विभाजन था, वो बटे हुए थे, ठीक है। और सामाजिक स्तर पे, और सेंट पीटर्सबर्ग में ऐसा कहा जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। यानी कोई धातु मजदूर है तो वो धातु कर्मी मजदूरों के अंदर अपने आप को क्या मानते थे, साहब मानते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे सामाजिक संगठनों का उदय होने लगा और सामाजिक संगठन अस्तित्व के अंदर आने लगे। 31% मतलब 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या क्या हो गई, 31% रहती थी, यानी 31% वहां जनसंख्या होने लगी। अब महिलाएं भी क्या है कि फैक्ट्री के अंदर जाके कार्य करने लगी और धीरे धीरे उनकी संख्या के अंदर भी वृद्धि होने लगी। और एक दूसरे की मदद करने के लिए क्या करने लगे, लोग संगठन बनाने लगे और इन संगठनों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्तर, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करने लगे। इस तरीके से संगठन अस्तित्व के अंदर आने लगे, जो इसमें जो अर्थव्यवस्था और समाज के अंतर्गत रूस के अंदर। और नौकरी से अगर किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता था, मतलब ऐसे अगर किसी फैक्ट्री मालिक ने किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता था। ऐसे संगठनों के माध्यम से मालिकों से कोई शिकायत होती या किसी मजदूर को शिकायत होती तो उस दौरान भी मजदूर सभी एकजुट होके उद्योगों में हड़तालें कर देते, काम करना बंद कर देते। ऐसी घटनाएं वहां पे होने लगी। और सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स, मतलब उस समय ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था, यानी सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स पे किसका अधिकार होता था, चर्च का अधिकार होता था। और चर्च उनसे कर वसूली भी किया करते थे। चर्च जो कर लेते थे वो धार्मिक कर हुआ करता था, ठीक है। इस तरीके के वहां पे। और किसान जो है छोटे छोटे समूह के अंदर, यानी अलग अलग समूह के अंदर वो बटे थे, सभी एक नहीं थे उस समय, इनके अंदर भी विभाजन था। और दूसरी सत्ता की, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सामंतों और चर्च के लोगों के क्या थे, हिमायती थे। वो उनके हैसियत के आधार पे नहीं, वो उनके प्रति क्या रखते थे, निष्ठा रखते थे, उनमें विश्वास रखते थे, उनके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। इस तरीके की उनके अंदर क्या थी, उनके प्रति समर्पण के भाव थे। कुछ लोगों के अंदर वो हैसियत के हिसाब से नहीं थे। और कभी अगर कोई नवाबों यानी जो नवाब है, नवाबों का ये लोग क्या करते थे, सम्मान करते थे। और नवाबों से ये कोई व्यक्ति लड़ाई करता तो उस समय ये लोग उनकी क्या है, हिमायत करने के लिए भी क्या अग्रसर हुआ करते थे। यानी उन लड़ाइयों के दौरान वो किसानों की खिलाफत करने के लिए तत्पर भी रहते थे। ऐसे संगठन के जो मजदूर अगर उनके खिलाफ अगर बगावत कर रहे हैं तो उनकी खिलाफत करने के लिए वो अलग से आ जाया करते थे। और धीरे धीरे अब वहां क्या होने लगा, 1905 में ऐसी पूरी घटनाक्रम चलने लगी। 1905 में ऐसी घटनाएं घटित होने लगी और रूसी किसान जो क्या करने लगे कि रूसी किसानों के पास में जो जमीन हुआ करती थी वो सारी जमीनें किसको दे दी जाए, जो मालिक होता था कम्यून, उस कम्यून को दे दी जाती। और कम्यून जो इस जमीन को क्या करता था, या सारी जमीन को कम्यून
मीर को सौंप देते थे, यानी कम्यून को सौंप देते, यानी सभी किसान क्या करते, जो उनके पास में जमीन होती थी वो संपूर्ण जमीन कम्यून को दे दिया करते थे, और कम्यून ही प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते। कम्यून मतलब इसका सामान्य से अर्थ लिया जा सकता है ठेकेदार। तो किसान अपनी जमीन किसको दे देते, कम्यून को दे देते, और कम्यून उस जमीन का क्या करता, उस जमीन को अपने पास में रखता, और जो भी उन किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती, यानी आवश्यकता होती, तो उसके हिसाब से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम किसके द्वारा किया जाता था, कम्यून के द्वारा किया। अगर रूस में समाजवाद, किस तरह से समाजवाद प्रखर हुआ रूस में, रूस में समाज, अब देखो रूस में जो समाजवाद है कि 1914 में राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, यानी 1914 के अंदर, 1914 में रूस की राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी बना लेते तो इसका कोई औचित्य नहीं होता था, कोई उनका वर्चस्व नहीं था, उनको कोई महत्व नहीं दिया। समाजवादियों ने क्या किया कि 1898 में कोई रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी अस्तित्व के अंदर आई। 1918 के अंदर क्या किया उन्होंने, 1918, ठीक है, सॉरी 1898 एक संगठन बनाया। क्या किया इनके द्वारा, एक संगठन बनाया जाता है जिसे रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहते हैं। रूसी सामाजिक संगठन श्रमिक पार्टी, इसका गठन किया जाता है 1898 में एक संगठन बनाया रूसी सामाजिक संगठन श्रमिक पार्टी के नाम से ऐसा संगठन बनाया गया। और ये जो सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, सामाजिक लोकतांत्रिक, इसका नाम है पूरा लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया जाता है। और इस तरीके से धीरे धीरे, लेकिन ऐसी पार्टियों को भी क्या कर दिया था, वहां गैर कानूनी घोषित कर दिया था, इनको कोई राजनीतिक रूप से कोई वर्चस्व प्राप्त नहीं था, वहां के सम्राट के द्वारा ऐसा किया गया था। और ऐसे कई कार्यक्रम अखबारों के माध्यम से ऐसी सूचनाएं निकाली जाती, हड़ताल और कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन उन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया जार के द्वारा। ठीक है, अब समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान समय समय पर अपनी जमीन को क्या करते हैं, बांटते हैं। तो समाजवादियों ने इस जगह यह इच्छा जाएगी कि किसानी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, यानी किसानों को क्या बनाया गया कि क्रांतिकारियों के रूप में उभार के सामने लाया, क्योंकि उनके अधिकारों की वो क्या करें, अपनी हिमायत करें, अपने अधिकारों की डिमांडें करें, और किसान क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। और 1900 तक आते आते उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी मतलब सामाजिक क्रांति पार्टी का अध्ययन 1900 के अंदर सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी का गठन, मतलब एक नई पार्टी बनाई, सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी। तो इसका एक उद्देश्य था सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी का कि लोगों के सामने क्या करे, खिलाफत करेगी अपने अधिकारों के लिए, यानी सरकार के खिलाफ जो जार उसके खिलाफ भी बगावत करेंगे और अपने अधिकारों की मांगे करेंगे। इस तरह के किसानों के द्वारा ऐसे संगठन बनाए जाने लगे और गठन कर लिया। पार्टी किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, मतलब पार्टी का उद्देश्य क्या था, किसानों के हितों के लिए
संघर्ष, किसानों के हितों के लिए क्या किया गया, इसमें संघर्ष किया गया। इस तरीके से इस पार्टी का गठन किया गया, ये पार्टी इस तरीके से कार्य करने लगी। अब जो है आगे चल के क्या होता है कि सामाजिक लोकतांत्रिक जो खेमा है वो समाजवादी क्रांति के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी सामाजिक जो लोकतांत्रिक पार्टी है वो समाजवादी खेमे के अंदर क्या है, परिवर्तित हो जाता है। समाजवादी जो खेमा है उसके अंदर वो परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ ही आगे चल के ये समाजवादी जो लोग हैं आगे जाके क्या होते हैं कि लेनिन नाम का कोई व्यक्ति होता है जो कि एक सामाजिक क्रांतिकारी होता है। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। लेनिन क्या मानता था, जो किसानों का हिमायती था वो चाहता था कि किसान एकजुट हो, तो वो कह रहा था कि किसानों के अंदर क्या नहीं है, एकता नहीं है और उनके अंदर क्या होना जरूरी है, एकता स्थापित होना आवश्यक है। तो सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे, लेकिन जो इस तरीके से सामाजिक जो पार्टियां बनाई गई उनमें गहरे क्या चल रहे थे, मतभेद भी थे। और व्लादिमीर लेनिन क्या करता है, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया, मतलब व्लादिमीर लेनिन कौन था, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक का मुखिया। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविकों का क्या था, ये मुखिया भी होता है। और इस मुखिया ने क्या किया कि वहां जार शासित रूस की जो दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, यानी दमनकारी जो समाज है, कैसा जार का जो दमनकारी समाज है उसके अंदर जो पार्टी बनी है उस पार्टी का वर्चस्व होना चाहिए, वो एक ऐसी ताकतवर होनी चाहिए जिससे क्या उसकी खिलाफत कर सके। और उसने अपने सदस्यों की संख्या के अंदर विस्तार करना प्रारंभ कर देता लेनिन, और उसका पूरा नियंत्रण होना, मतलब जो इस तरह की संगठन बने तो उस पर पूरा नियंत्रण भी होना चाहिए और उस पर वो नियंत्रण कायम करने लगता है। और दूसरा खेमा था बोल्शेविक, यानी दो संगठन हो गए, एक मेंशेविक दूसरा बोल्शेविक। पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, यानी पार्टी के अंदर जो भी आना चाहे उन सबको सदस्यता देनी चाहिए। इस तरीके से बोल्शेविक मेंशेविक संगठन बन गए और उसके अंदर समाजवाद का उदय होने लगता है और सामाजिक ऐसे संगठन बन के और जार की खिलाफत करने लग जाते हैं। इस तरीके से आपकी ये बिंदु कंप्लीट है। और अब जो आगे का जो बिंदु है उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।